ये कहानी किसी जगह की नहीं है, ये कहानी एक लेटर की है जिसे लिखने के लिए मैं स्पीति वैली जा रहा हूँ। किसको, क्यों और क्या, ये एक सरप्राइज़ है। इस समाज के लोग और रिश्ते तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक तुम उनसे बंधे ना हो। जिस दिन तुम बिना भागे, बिना लड़े, बस भीतर से मुक्त हो जाते हो, उस दिन कोई तुम्हारा सुकून या तुम्हारी पहचान कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद इसी को डिटैचमेंट कहते हैं। हालांकि सच कहूँ तो फिलहाल मैं अटैचमेंट के मूड में हूँ, वो भी स्टेफनी के। स्पीति ट्रिप शुरू होते ही टायर फट गया। अब यहाँ से चंडीगढ़ जाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद टायर तो बदल गया, पर दिमाग में एक और चीज़ फिट हो गई कि इस टायर की तरह ही ज़िंदगी में भी कुछ परमानेंट नहीं है। और जब ये समझ आ जाती है तो खोने का डर अपने आप कम हो जाता है। अगली सुबह मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। यहीं से शुरू होना था इस साल का पहला सफ़र। वैसे तो मैं चंडीगढ़ पहली बार आया था, पर जिसके यहाँ रुका उस दोस्त ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। इस साल के 2 मेमोरेबल दिन यहाँ गुजारने और लगभग इसे अपना घर मान लेने के बाद मैं नारकंडा के लिए निकल गया। ट्रैवल कर कर के एक बात तो समझ आ गई थी, इस दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है और वो हर मोड़ पर चुकानी होती है। इस बात से मेरा बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मतलब तो नहीं था। वैसे मैं तो मानता हूँ कि ज्ञान सिर्फ किताबों में और राई सिर्फ तड़के में ही अच्छी लगती है, पर क्योंकि अंकल ने पूछ लिया तो मैंने भी स्पीति ट्रिप का ज्ञान पेल दिया। जैसे जैसे पहाड़ शुरू हुए वैसे वैसे मन हल्का होता चला गया। कुछ ही घंटों की ड्राइव के बाद मैं शिमला एंटर कर चुका था। क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, इसलिए अब शिमला रुकना पॉसिबल नहीं है। शिमला को बाहर से ही बाय बोलकर और अगली बार आने का वादा करके मैं निकल गया कुफरी की तरफ। वैसे चलते रास्तों के वादों पर भरोसा तो नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी भरोसा कर लेने से उम्मीद बनी रहती है। शिमला पार करने के बाद कुफरी से पहले एक गहरा हरा जंगल मिला, पाइन, देवदार और ओक से भरा हुआ। इस जंगल से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने अपने हाथों से मेरे सिर पर छाया कर दी हो। वैसे तो यहाँ हिरण, लंगूर और कई रेयर बर्ड्स मिलते हैं, पर मैंने इस बंदर से ही काम चलाया। और हाँ, ये याक मुझे एहसास दिला चुके थे कि हम पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं। नारकंडा पहुँचने से पहले ही अंधेरा हो चुका था, इसलिए आज रात मुझे कुफरी में ही रुकना होगा। कुफरी में सिर्फ सोने के लिए ही रुक पाया, क्योंकि हर जगह रुकने से मंजिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त और ज़्यादा लगता है। और वैसे भी नैना ने कहा था कुछ तो छूटेगा बनी का तो नहीं पता, पर यह चीज़ मैं समझ गया था कि चाहे जितना ज़ोर लगा लो, लाइफ में कुछ तो रह ही जाएगा। वैसे तो पहाड़ों में रम पीनी चाहिए, पर फिलहाल मुझे वोडका से ही काम चलाना पड़ेगा। पर ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी गाड़ी के लिए है। होती है कुछ नसीब वाली गाड़ियाँ जिन्हें हाई ऑल्टीट्यूड पर भी हाई होने का मौका मिलता है। स्कूल के दिनों में किसी बुद्धिजीवी दोस्त ने कहा था, वोडका से पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है। और आज वो बात सही साबित हो गई। जग्गी भाई की सलाह को मानते हुए कि वोडका एक ऐसी चीज़ है जिसे बर्फ़ आसानी से नहीं पकड़ सकती और आगे टेम्परेचर -25 डिग्री के आसपास होगा,
वहाँ ये वोडका मेरे वॉशर में पानी नहीं जमने देगा। और साथ ही दुनिया की सबसे खतरनाक रोडों में से एक हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे पर गाड़ी का कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। कुफरी के बाद मुझे नारकंडा होते हुए रिकोंग पहुंचना था। मैं पहले से ही एक दिन लेट चल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाने से वो मिल जाता है जो शायद टाइम पर पहुंचने से छूट सकता है। वैसे तो मैं यहाँ चाय के लिए रुका था, अदरक है। पर इन गाड़ियों को देखकर एक पुरानी पड़ी बात याद आ गई कि चीज़ों की कीमत मिलने के बाद और अपनों की कीमत खोने के बाद ज़्यादा लगती है। चाय की थड़ी पर एक आदमी मिला। कभी गाना गाया करता था, कौन सा गाना? पर अब नहीं गाता। नेपाली गाना। नेपाली गाना। पहले आवाज़ में दर्द नहीं हुआ करता था, दुआ हुआ करती थी। पत्नी इस दुनिया से चली गई, दिल भारी है, गाना छूट दिल गया, भारी हो गया। नेपाल को भी पीछे छोड़कर आ गया। अब बस सबसे डिटैच्ड होकर जो लाइफ ने उसे दिया है उसी को स्वीकार कर लिया है। अपने सबसे करीबी इंसान को खोने के बाद भी इनको जिंदगी से बहुत ज़्यादा शिकायत तो नहीं है, पर इनकी आंखों में दिखता है कि अभी भी वो बोझ लिए है, किसी की याद लिए है, और एक टूटी हुई तान में उसकी आंखों में शायद मैंने देखा। देशको बेस्तै छ आज नेपाल देशको त्यस्तै छ। हिउँचोलीमा हिउँछ जोबान, हिउँचोलीमा चरी लाली गुराँस फुलिसक्यो डाँफे चरी बासिसके मयूर झरी झरी। कालो कपाल कैँचीमा सान भयो हाम्रो नेपाल धेरै निमान भयो। और शायद उसी का नाम एक्सेप्टेंस है। अगर मैं भी चीज़ों को, रिश्तों को पकड़े रह गया और आगे नहीं बढ़ा, तो जो बर्डन है वो हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएगा। ट्रैवल हमें सिखाता है कि ज़िंदगी कोई लूनी टून्स का शो नहीं है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, लेकिन जो मिला है अगर उसे स्वीकार कर लिया तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। अभी तक मोटा मोटा समझ आ गया था कि खुश रहने के लिए डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो रिश्तों की हो, संघर्ष की हो या फिर मजबूरियों की। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, दिमाग कम ऑक्सीजन की वजह से धीमे काम करता है और हमारी रफ्तार भी अब धीमे हो गई है, क्योंकि अब मैं हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे की उस सड़क पर चल रहा हूँ जहाँ सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं रही हैं। ये रास्ते पहाड़ों को चीर कर बनाए हुए हैं और यहाँ हर मोड़ आपसे सीधा सवाल पूछता है, तू भरोसा करता है या डरता है? इस रोड पर गाड़ी चलाते वक्त मैं बस यही सोच रहा हूँ, इंसान भी कभी कभी अपने एड्रेनलिन के लिए क्या क्या कर देता है। ये हाफ टनल से दिखती ड्रामेटिक डिज़ाइन वाली रोड, जिसे किन्नौर गेट भी कहा जाता है, ये शिमला को इंडो तिब्बतियन बॉर्डर से शिप किला पर जोड़ती है। इन पहाड़ों की चट्टानें इतनी कठोर और खड़ी है कि बीआरओ ने इसी में ब्लास्ट करके सड़कें बना दी है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है, क्योंकि यहाँ एक गलती और आप सीधे सतलुज नदी में, इसलिए जल्दी आगे निकलना ही ठीक रहेगा। हिमाचल की इन ऊंची नीची सड़कों पर चलना मेरे लिए सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से समझने का एक जरिया है।
जैसे जैसे मेरी गाड़ी इन गहरी घाटियों के बगल से गुजरती है, ऐसा लगता है मानो कि शोर करती ये नदियाँ साए की तरह मेरे साथ साथ चल रही है। अजीब बात तो है, बाहर इन नदियों का इतना तेज शोर है, फिर भी मेरे अंदर ये नदी एक अजीब सी शांति भर रही है। ऊंचे पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों पर मेरा दिल अब सड़क की लय के साथ धड़कने लगा है। यहाँ आकर समझ आता है कि यहाँ पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ केवल संतुलन ही सबसे ज़रूरी है। सड़कें जितनी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, मेरा मन उतना ही अलर्ट और कॉन्शियस होता जा रहा है। वो डर जो मेरे अंदर था अब पूरी तरह गायब हो गया है और उसकी जगह इन रास्तों पर एक अटूट भरोसे ने ले ली है। शायद हिमालय को असलियत में जानना और इन कठिन रास्तों के साथ तालमेल बिठाना ही सही मायने में एक्लेमेटाइज होना है। अब मैंने खुद को इन विशाल पहाड़ों के हवाले कर दिया है। एक ऐसा समर्पण जहाँ मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है और अब हिमालय मुझे जो भी दे मैं उसे खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी खुद को सरेंडर करने से सारा भय दूर हो जाता है। रिकोंग पियो में यह मेरी पहली सुबह है। कल रात पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, तो पता ही नहीं चला पियो इतना खूबसूरत है। कमरे की बालकनी के ठीक सामने एक विशाल पहाड़ एक सफ़ेद चादर ओढ़े खड़ा है। होटल के लोग कह रहे थे कि ठीक इसके पीछे किन्नौर कैलाश विराजते हैं। अब वहाँ जाना तो मुमकिन नहीं है, तो दूर से ही शिव का आशीर्वाद ले लिया। पर कभी कभी दूर होने के बावजूद ऐसा लगता है कि हम में और शिव में कोई कनेक्शन है। सच ही तो है, कई बार एक भाव ही काफ़ी होता है। जरूरी नहीं कि हर बार पास जाकर ही अपनी बात कही जाए। कई बार दूर से निहारना भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा देता है। रिकोंग पियो में एक अलग ही खूबसूरती है। एप्पल के बगीचों के बीचों बीच बसे छोटे छोटे रंग बिरंगे घर। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई हो। रिकोंग से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, काल्पा। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। जैसे जैसे काल्पा की ओर बढ़ने लगा, ऐसा लगा मानो मैं बादलों के और करीब आ गया हूँ। यहाँ का सरल जीवन और लकड़ियों से बने पारंपरिक घर इस जगह को शहर से बहुत अलग कर देते हैं। काल्पा में बनी इस मोनेस्ट्री में कदम रखते ही एक अलग ही वाइब आती है। यहाँ की हवा में जैसे मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की महक मिली हो। इन प्रेयर व्हील्स के पास जाते ही एक अलग ही एनर्जी फील होती है। इन पर लिखे मंत्रों को छूकर और इन्हें घुमाने से एक अलग ही सुकून मिलता है। मैंने कोई प्रेयर तो नहीं की, पर ऐसा करने से कुछ तो पॉजिटिव लगा। सामने से अब किन्नौर कैलाश और नज़दीक दिखने लगा है। चाहे मैं वहाँ जा नहीं सकता, पर इस मोनेस्ट्री की शांति में बैठकर उस विराट शक्ति का एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं उनके सामने खड़ा हूँ। यहाँ की शांति में बस एक ही ख्याल आता है कि सफ़र केवल रास्तों का नहीं होता है। कभी कभी हम अपने पीस के लिए भी निकल जाते हैं, पर असली शांति तो हमारे अंदर ही है, जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं। और अंत में वो पीस हमें हमारे मन के कोनों में ही मिलता है। अब कल्पा से यहाँ की सरलता और सामने विराजमान उस विराट कैलाश से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल जाती है।
और कल्पा ने भी ऐसा ही कुछ किया। मैं इस फीलिंग को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कल्पा से निकलने के बाद आज शाम होने से पहले मुझे टाबो पहुंचना था। रास्ता खराब होते जा रहा है। सड़कें अब और पतली और कठिन होने लगी है। पहाड़ आपको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, बस बात नज़रिए की है। वैसे तो इस देश में 36 करोड़ देवी देवता बताए हैं, पर मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा ही है। कभी कभी लगता है भगवान असल में है कहाँ के। I mean, जैसे मैं उदयपुर बेस्ड हूँ वैसे। पर भगवान का फंडा सिंपल है। मेरे हिसाब से भगवान सिर्फ वहाँ है जहाँ आस्था है। देखने वालों की आंखों में, उसके मन में, इन रास्तों में, इन पहाड़ों में। अगर मानो तो इन पहाड़ों के पीछे से आ रही ये दिव्य रोशनी तुम्हें परमात्मा से मिलाने के लिए काफ़ी है। ये रोशनी की किरणें मुझे अलग ऊर्जा दे रही है, जैसे देवता खुद मुझे अपनी आंखों से देख रहे हों। ये केवल एक सनसेट नहीं था, ये नेचर का वो पार्ट था जो मुझे मुक्त कर रहा था। और यही वो ऊर्जा है जो बुद्ध पुरुषों को पहाड़ में खींच लाती थी। मेडिटेशन करने के लिए ऐसे ही लोग हिमालय नहीं आया करते थे। नाकों से कुछ 3-4 किलोमीटर आगे इस मालिंग के पॉइंट पर आकर एहसास हो गया था कि अब मैं 12,474 फीट ऊपर आ चुका हूँ। अब मिक्स्ड फीलिंग्स है। वैसे तो सिर भारी है, पर मन शांत है। चांद अब पहाड़ों के ऊपर से दिखने लगा है और हवाएं अब तेज होती जा रही है। तापमान गिरता जा रहा है। -20 डिग्री सुनने और सहन करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। रात हो चुकी है। अब जितना जल्दी हो सके टाबो पहुंच जाना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको सुन्न कर देती है। जब पता चला कि टाबो के -25 डिग्री में बर्फीले पानी से अपनी गांड धोनी पड़ेगी, तब ऐसा लगा कि आज हाथ से गांड नहीं, बल्कि गांड से हाथ धो बैठूंगा। बर्फ कार के बोनट पर जम चुकी है। वैसे रात को अपने साथ मेरी गाड़ी की भी पूरी व्यवस्था की थी, क्योंकि अगर इसे ठंड लग गई तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो इसे और ठंडे टेम्परेचर में जाना है, जहाँ तापमान -30 डिग्री तक होगा। जब तुम्हारी ज़िंदगी के मालिक तुम खुद हो जाते हो, तब ज़िंदगी इस 20 किलो के सूटकेस में भरकर कभी भी कहीं भी निकल सकते हो। टाबो में लहराता ये झंडा इस बात का प्रतीक है कि खुले आकाश में आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ती है। अब स्पीति नदी मेरे सामने थी और कुछ ही देर के बाद मैं काजा पहुंचने वाला हूं। जब मैं पहाड़ों में होता हूं तो एक सवाल हमेशा परेशान करता है कि इन जानवरों का ख्याल कौन रखता होगा, जो कुछ बिस्किट्स के बदले खुद को समर्पित कर देते हैं। हर जगह चीज़ों की प्रायोरिटी कैसे चेंज हो जाती है ना। जाते वक्त जैसे ये मुझे देख रहा था, मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि क्या चल रहा होगा इसके मन में। पर ये तो प्रकृति का नियम है, ये पूरी व्यवस्था है, ये उदाहरण है कि जिंदगी की सड़क पर तुम अकेले ही हो। लोग, गाड़ियाँ गुजरेंगी और तुम बस उन्हें किनारे पर बैठकर देखते रह जाओगे। लोग आएंगे फिर चले जाएंगे। तुम्हें स्थिर रहना होगा और इसी का नाम जिंदगी है। कुछ चीज़ों को हम चाहते हुए भी अपने साथ नहीं रख सकते, फिर चाहे उनसे कितना भी लगाव क्यों ना हो, कितनी भी दया का भाव क्यों ना हो, कितना ही प्रेम क्यों ना हो। और ये पहाड़, यहाँ के लोग
और उनका कठिन जीवन, उनका विश्वास मुझे सिखाता है कि भगवान ने ये दुनिया बनाकर ऑटो पायलट पर डाल दी है। सबको अपना सर्वाइवल खुद देखना है, पर फिलहाल मुझे मेरी गाड़ी का सर्वाइवल देखना है। मेरा मतलब है कि डीजल भरवाना है। काजा में विंटर डीजल अवेलेबल है, तो सोचा डलवा लेता हूँ। विंटर स्पीति तो नहीं मिला, पर विंटर डीजल से काम चला लेता हूँ। अभी तक बर्फ़ नहीं गिरी है और इस बार कोई प्रेडिक्शन भी नहीं है। अब शरीर थक चुका है। कल सुबह से मैं काजा एक्सप्लोर करने जाऊंगा। यहाँ सुबह जल्दी उठो तो पानी खुद लेना पड़ता है, क्योंकि संसाधनों की कमी है और सरकार भी लिमिटेड पानी देती है, और वो भी सुबह तक जम जाता है। होम स्टे वाले ने एक ही बाल्टी का वादा किया था, उसी से नहाना और उसी से धोना। लाइफ में वक्त चीज़ों की वैल्यू करना सिखा देता है। अब मुझे चीचम ब्रिज जाना है, जो कि काजा से 20 किलोमीटर दूर है। वैसे तो न्यू ईयर के टाइम काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, पर इस साल बर्फ़ ना गिरने की वजह से स्पीति सुनसान है। ना गाड़ियों का शोर, ना कोई भीड़, बस पहाड़ और सन्नाटा। नीचे लगभग 1000 फीट गहरी खाई, ऊपर खुला आसमान और पीले रंग का ये ब्रिज। मैंने आज से पहले इतना बड़ा ब्रिज कभी नहीं देखा था। जब इसको पार करके दूसरी तरफ गाड़ी गई तो पूरा वाइब्रेशन से फील हो रहा था कि यह बहुत ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ के लोकल से पता चला कि ये एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, जहाँ देखने पर 2 फीलिंग्स आती है, एक हल्का डर और दूसरा एक्साइटमेंट। ये साइंस और इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये ब्रिज चीचम गांव और कीबर को जोड़ता है, और जिससे लोसार से कुंजम वैली जाने में काफ़ी आसानी रहती है। साइंस का तो बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर इस ब्रिज पर लगे हज़ारों प्रेयर फ्लैग्स ऐसे लग रहे थे मानो ये तेज़ हवा इनसे टकराकर किसी की प्रार्थना को भगवान तक ले जा रही हो। भगवान और प्रार्थना करने वालों के बीच में कोई ब्रिज सा बन गया हो, एक ऐसा कनेक्शन जिसे शायद शब्दों में समझाना मुश्किल होगा। ठंडी तेज़ हवा, जहाँ 15 मिनट भी रुकना आपको बीमार कर सकता है, वहाँ ये आंटी स्वेटर बना रही है, और ये बच्चा जो शायद जीवन की कठिनाइयों से डील करने के लिए अभी से तैयार सा हो रहा है, क्योंकि असली ब्रिज तो कठिनाइयों से अच्छे वक्त के बीच हौसले का होता है। चीचम ब्रिज उदाहरण है जोड़ने का, 2 सिरों को, हौसलों को, त्याग को और एक नई शुरुआत को। चीचम ब्रिज में ऑल्टीट्यूड ज़्यादा और एटीट्यूड थोड़ा कम हो गया था, ऑक्सीजन कम मगर लाइफ ज़्यादा। और बस इस खूबसूरत से गांव चीचम को मेरा अलविदा, जिसने मुझे सिखाया कि हमेशा ऊंचा रास्ता लो। वो कहते हैं ना, टेक द हाई रोड। कनेक्शन तभी बनता है जब डर और भरोसा साथ चलता है। इस ब्रिज पर पूरी वाइब करके, एनर्जी और मोटिवेशन लेकर मैं की मोनेस्ट्री के लिए निकल गया। काजा से ठीक 14 किलोमीटर दूर 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री। वैसे तो यहाँ आने से ऐसा लग रहा था कि पहली बार शरीर और आत्मा एक ही दिशा में खड़े हैं। इतनी शांति, इतना पीस और यहाँ की सरलता। यहाँ आकर समझ आया कि डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, पूरी तरह रुक जाना है। और बुद्ध ने पहाड़ों में और जंगलों में जाने के लिए क्यों कहा था? यहाँ आपसे कोई सवाल नहीं पूछता, ना ही कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ तो केवल ध्यान, एनर्जी और फ्रीडम है। चारों तरफ पहाड़, शांति और खुद की एक्सिस्टेंस का एहसास।
इंसान यही तो चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी और खुला आसमान। व्यू पॉइंट पर जाकर जब इस मोनेस्ट्री को देखते हैं तो ये कुछ मशरूम सी दिखती है। एक के ऊपर एक कमरे बने हैं। वैसे तो मुगलों ने इसे कई बार तोड़ा है, पर यहाँ के लोगों ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। मैंने इस मोनेस्ट्री और इसकी एनर्जी को अपने कैमरे के साथ अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया है। अब मैं फिर से काजा के लिए निकल रहा हूँ। आपने चंदन गोयरे की कहानी तो सुनी होगी। चंदन गोयरा यानी लिजर्ड। जहाँ होता है बिजली वहीं गिरती है, और राजस्थानी कहावतों के हिसाब से वो बहुत अनलकी होता है। जनवरी में भी अभी तक बर्फ़ नहीं गिरा है और आगे भी बर्फ़ गिरने का कोई चांस नहीं है। तो कहीं मैं ही तो चंदन। खैर छोड़ो। काजा मार्केट में जब एक आंटी से पूछा कि मतलब ऐसा पहले भी कभी हुआ था कि ये पहली बार हुआ है कि इस टाइम होता है जनरली? तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है? फेब तक गिरेगी बर्फ? मार्च गिरना होगा तो अक्टूबर में गिर जाता है। अभी पीछे अक्टूबर में बर्फ था यहाँ। ये आसपास तो गिर रही है। आपको विंटर से जाना है तो वहाँ जाओ। बहुत सारा जाना ना, वो जब वीडियो बनाओगे सब बड़ो वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जाओ। ऐसे तो गाड़ी जाती है 4x4, वहाँ गाड़ी मिल जाएगी आपको। नहीं, गाड़ी तो हमारी खुद लेके आए हम। फिर वहाँ मैं राजस्थान से आया हूँ, गाड़ी खुद की लेके। परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, परमिट्स लगते होंगे। परमिट नहीं लगता, ऐसे मनाली वाला रोड है, अब बंद किया है ना। मनाली वाला बंद है तो उधर तो रिस्क है। मनाली वाले रोड में मनाली थोड़ी जाती पहले कुंजुम में तो गिर रहा है। और अंकल थोड़ा ज़्यादा एडवेंचरस लग रहे थे। अब मार्केट आ ही गया हूँ तो कुछ फ्रिज मैग्नेट्स और गाड़ी के लिए प्रेयर फ्लैग्स लेना तो बनता ही है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये फ्लैग्स बेचने वाले भैया हॉट चॉकलेट मुझे वहाँ मिल गए जहाँ मैं हॉट चॉकलेट पीने गया था। ठीक है, जा रहा हूँ। थोड़े फ्रेंडली लगे तो मैंने भी कंफर्टेबल होके बता दिया कि किस तरह हमारे होम स्टे वाले ने कहा कि कल चेकआउट कर देना। मैं थोड़ा परेशान हुआ तो भैया बोले रूम में दिलवा दूंगा, पर अब कल मैंने यहाँ से निकलने का मन बना लिया है। पर इन भाई साहब को या तो मेरी बात नहीं समझ आ रही या शायद इनका प्रेशर बन गया है। एक हॉट चॉकलेट, -25 डिग्री तापमान, ठंडी हवा और सालों के मैनिफेस्टेशन को पूरा होते देख ऐसा लग रहा है कि बात सिर्फ प्रायोरिटीज़ की होती है। आप जो करना चाहते हो उसके लिए इनिशिएटिव ले लो तो आप अपने मेन कैरेक्टर में एक ना एक दिन आ ही जाते हो, वरना अंदर से कुछ और दुनिया की नज़र में कुछ और। तो फाइनली बात चेतना की थी, जड़ की नहीं थी। जड़ हमारा शरीर और चेतना हमारे अंतरात्मा, इनर सोल, जिससे आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुनकर ही ज़िंदगी जीनी चाहिए। सियाणु है 96 ऑक्सीजन है स्पीति, पावर ऑफ योगा। भारत के सबसे ऊंचे क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए ये बच्चे, जिनको मनोरंजन के लिए ना तो कोई मोबाइल चाहिए और ना ही इनको ज़िंदगी से कोई शिकायत है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल समय ही मजबूत इंसान बनाता है, और शायद ये आने वाले समय में इतने मजबूत हो जाएं कि हालात चाहे जो भी हों, ये बस ऐसे ही जीत जाएं। वैसे तो हर जगह के अलग मायने होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखा देती है। अब मैं वहाँ हूँ जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोनेस्ट्री है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची इस मोनेस्ट्री जिसका नाम तांगयुध है, और यहाँ की हवा में केवल शांति और समर्पण का भाव है। समर्पण जो इन लामाओं ने किया, और शांति जो यहाँ की एनर्जी में है। इन लोगों को देखकर मन में एक ही सवाल आता है
बुद्ध ने सब कुछ क्यों छोड़ा होगा, केवल सत्य और शांति की खोज में। ऐसा क्या है जंगलों में, ऐसा क्या है इन पहाड़ों में। पर यह बुद्ध की मूरत अब इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि जब ये बुद्ध ने खोजा था तो बुद्ध को मिला था। मुझे जानना है तो मुझे खुद खोजना होगा, और यदि तुम खोजोगे तो तुम पाओगे, क्योंकि अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते। इसलिए एक बात तो साफ है, कभी कभी कुछ पाने के लिए या समझने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और शायद इसीलिए बुद्ध ने ध्यान करने पर जोर दिया था और कहा था, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। अब समझ आ गया था कि खुशी जगह से नहीं, नज़रिए से आती है। वैसे तो आज से कई साल पहले ना तो यहाँ नेटवर्क था और ना ही फ़ोन। लोग यहाँ से काजा तक पैदल जाकर चिट्ठी दिया करते थे, लेकिन आज यहाँ नेटवर्क भी है और कई लोगों के पास फ़ोन भी। पर आज भी लोग यहाँ से चिट्ठी भेजा करते हैं। आखिर कागज़ पर लिखने से होता क्या है, तो सोचा लिखकर ही देख लिया जाए। लेटर बेचने वाली दीदी से पूरा प्रोसेस पूछ लिया। उन्होंने बताया कि यहाँ से आधे लेटर पहुँचते हैं और आधे नहीं। वैसे मुझे तो पता ही था कि मेरा लेटर तो वैसे भी नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि अगर एड्रेस सही है और वो जिसको मैं ये लेटर भेज रहा हूँ सही में एग्जिस्ट करता है तो वो लिखते वक्त ही पढ़ लेगा। पर कई बार हम सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए या खुद को समझाने के लिए वो करते हैं जो थोड़ा काल्पनिक है। तो ठीक है, मैंने भी यही रास्ता अपनाया। इतने साल व्हाट्सएप पे लिखने की प्रैक्टिस की वजह से स्पेलिंग लिखने में तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन मैंने लिख दिया जो पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ हुआ। मैंने लिख दिया कि मुझे स्वीकार है जो मुझे भगवान ने दिया, चाहे वो परेशानी हो या कठिन समय हो। एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो मैं शब्दों में नहीं लिख सकता, पर सिचुएशन बहुत टफ थी। पर मैंने इसे जीवन का हिस्सा और अनुभव मानकर हर परिस्थिति का सामना किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी और लायक बनाया कि मुझे जो चीज़ें परेशान करती है उनसे मैं खुद को दूर कर पाया। इस समाज के लोग और रिश्ते तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक कि तुम उनसे बंधे ना हो। जिस दिन तुम बिना भागे, बिना लड़े, बस भीतर से मुक्त हो जाते हो, उस दिन कोई तुम्हारा सुकून या तुम्हारी पहचान कंट्रोल नहीं कर सकता। और शायद इसी को डिटैचमेंट कहते हैं।